पहला है हमारा शुक्ल युग की कला विधि है। शुक्ल युग की जो कला विधि है 1919 से लेकर 1938 तक। राजश्री के रचनाकार के नाम, इसमें जयशंकर प्रसाद है। गोदान किस युग का उपन्यास है? ये शुक्ल युग का है। अगला, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? ये गद्य गीतकार थे। अगला है हमारा उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो इसमें है भगवती चरण वर्मा। अगला है हमारा छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो इसमें कौन है? हमारा जयशंकर प्रसाद। इसमें नहीं है ऑप्शन में। अगला देखते हैं, ललित ललाम के रचयिता, तो इसमें मोतीराम है। वाह हमारा सही है, मोतीराम। अगला है कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं, तो इसमें कौन है? श्रीधर पाठक। तीसरा, सप्त कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1959 में। इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारा छात्र साल दशक के रचनाकार हैं, तो इसमें है भूषण। सही हो जाएगा। 11वां, विपत्ति बटा वन बंधु बाहु बीनु करो भरोसो काको में रस कौन सा है? तो इसमें रस पहचानना, कोई सी भी परिभाषा उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा रस कौन सा है। तो इसमें है हमारा रौद्र रस। यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें दा सही हो जाएगा। अगला है मैं समझो निर्धार यह जग काचो कांच सो, एको रूप अपार प्रतिबिंबित लखित जहां। तो इसमें छंद पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसमें छंद है हमारा दोहा। अगला है अध्यक्ष शब्द में प्रत्यय उपसर्ग है। उपसर्ग है, इसमें कौन सा है? अधि उपसर्ग है। चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है, इसमें आवा प्रत्यय है। सुमाली में समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? रानी होगा। अगला है हमारा मात्रा आकृति में संधि है। मात्रा आकृति, इसका बा सही हो जाएगा। अगला है हमारा 19वां, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा? इसमें दा सही हो जाएगा। तमास्म। अगला है हमारा पठ्यसी रूप में पठ धातु का, इसमें पुरुष लकार और वचन पूछा है, तो इसमें आ सही हो जाएगा। लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। अगला है हमारा अब गद्यांश और पद्यांश, दो गद्य से दो पद्य से आएंगे। तो सबसे पहले हमें दो शब्द इसके लिखने हैं, दो शब्द यहाँ से लिखने हैं, फिर इसके आंसर ये देने हैं। तो पहला है प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले तो इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक कहानी से और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से और यहाँ तक इसकी व्याख्या लिखनी है। अगला है हमारा गद्यांश में वर्णित व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर लिखना होगा, तो इसमें ममता ही आ जाएगा। अगला हमारा है अथवा में उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, तो इसके प्रश्न देखते हैं आगे। तो सेम ऐसा ही लिखा जाएगा इसका भी। तो इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो इसमें है
क्या लिखूं, पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक का नाम है पद्म पुन्नालाल बक्से। ठीक है। ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। निबंध किस मानस स्थिति में लिखे जाते हैं। अगला भी प्रश्न इसी में है। प्यारे बच्चों, तो देखो 2 गद्य से हो गए, अब 2 पद्य से आएंगे। पद्य से, ठीक है। अब इसमें भी सेम वैसा ही करना है। 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। मतलब 3 चीजें पूछी हैं, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। 3 चीजें पूछी गई हैं इसमें। ठीक है। तो और चलो तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें संदर्भ डालना होगा। संदर्भ में क्या सूरदास जी इस पद में क्या कहना चाह रहे हैं। पहले में पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो 3 चीजें इसमें पूछी गई हैं। एक तो संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ठीक है, 3 चीजें पूछी गई हैं। अब सबसे पहले हमें डालना है संदर्भ। उसमें क्या लिखना है, यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित और पद शीर्षक से उद्गृत है, या लिया गया है या उद्गृत है। ठीक है। फिर इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या लिखना है, व्याख्या में लिखना है सूरदास जी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या में क्या करना है कि सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति में विषय में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्ति के लिए उसी प्रकार अनवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उसका स्वाद को कह नहीं सकता या प्रकट नहीं कर सकता। गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार मीठे फल खा तो सकता पर उसका वर्णन नहीं कर सकता, वो अपने मन ही मन में अनुभव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म की भक्ति में है, भगवान की भक्ति में है, वो केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया है कवि सूरदास के निराकार ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई है, जो कठिनाई है उसके बारे में। तो इसमें भी वही आएगा कि सूरदास का कहना है कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कहना या सुनना निर्गुण ब्रह्म का उपासना आनंद और किसी भक्ति के लिए उसी प्रकार अनवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। आगे देखते हैं। तीसरा है, हाँ एक मिनट, तीसरे में क्या पूछा गया है, अवगति गति कछु कहत ना आवे पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें रस पूछा है, तो इसमें कौन सा है, भक्ति रस है। ठीक है, भक्ति आएगा इसमें। हाँ, तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मतलब अथवा में दे रखा है, तो जा दिन से वह नंद का छोरा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, प्रस्तुत संदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। मतलब जो उसमें पूछा था संदर्भ और देखो व्याख्या काव्य सौंदर्य। ठीक है, 3 चीजें इसमें भी पूछी गई हैं। तो संदर्भ तो वही आएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सुजन रसखान नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो रसखान है और ये सबैया है एक। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद में व्याख्या सीधी करनी है। व्याख्या में क्या करना है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लड़का इस वन में गायों को चरा कर गया है,
उस दिन से उसकी मोहिनी सूरत और बस बांसी मतलब जो बांसी बांसुरी अथवा में दे रखा है। तो जा दिन से वह नंद का छोरा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, प्रस्तुत संदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए, मतलब जो उसमें पूछा था संदर्भ, और देखो व्याख्या काव्य सौंदर्य। ठीक है, 3 चीजें इसमें भी पूछी गई हैं। तो संदर्भ तो वही आएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सुजन रसखान नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो रसखान है और ये सभैया है एक। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद में व्याख्या सीधी करनी है। व्याख्या में क्या करना है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह का लड़का इस वन में गायों को चरा कर गया है, उस दिन से उसने अपनी मोहिनी तन सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा लिया है। उस दिन से ऐसा जान पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि वह कोई जादू टोना सा कर गया, हमारे मन में बस गया है। वो एक जिस दिन से यहाँ से गया है गायों को चरा के, उस दिन से उसने ऐसा कर दिया कि जादू टोना सा कर दिया है कि अब उसके बिना मन ही नहीं लगता। तो ये इसकी व्याख्या में आएगा। आगे और क्या कहते हैं, उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने नंद को छोरा किसे कहा है। नंद के छोरा मतलब किसको कहा है, तो जो नंद बाबा थे श्री कृष्ण को कहा है, श्री कृष्ण को नंद का छोरा कहा है। फिर तीसरा है, बाल कृष्ण में वन में गए चराने जाने से ब्रज के लोग की दशा क्या हो गई थी। लोगों की जो दशा थी वो क्या हो गई थी, तो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनकर गोपियां की यह दशा हो गई थी कि ऐसा लगता है कि वो कोई जादू टोना सा कर गया है और उनके हृदय में बस गया हो। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनके हृदय में समा गया है। कोई गोपी भी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही थी। तो इसमें ये आएगा। फिर है हमारा अब संस्कृत खंड से है। इसमें देखते हैं, हाँ तो इसमें क्या है, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब इसमें भी देखते हैं, संदर्भ और व्याख्या मतलब हिंदी अनुवाद और व्याख्या एक ही चीज़ है। तो 2 चीज़ें इसमें भी पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ वही आएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखना है हमें, नागरिका मतलब नागरिक। ठीक, बहुत देर तक सोचता रहा, अचिंती यावत। ठीक है, तो वो बहुत देर तक सोचता रहा परंतु उसे पहली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। पहली उत्तरम ददातु असमर्थ न भवत, मतलब पहली का उत्तर नहीं दे सका। और आगे, मैं इस पहली का उत्तर देने में असमर्थ हूँ या मैं नहीं जानता हूँ। ठीक, अहम अस्य पहले का अहम उत्तर न जानमी, मतलब नहीं जानता हूँ। ठीक, इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण मतलब गांव का व्यक्ति बोला, क्या बोला, इस गांव का व्यक्ति बोला, नहीं जानते तो 10 रुपए गाड़ी ददातु, मतलब न जानती तो नहीं जानते तो 10 रुपए शर्त के अनुसार दो मुझे 10 रुपए, क्योंकि पहले शर्त लगी थी। ये बीच में से पैराग्राफ लिया गया है। फिर आगे क्या है, अतः मनन मुखेन
नागरिक मतलब मलिन मुख लेकर नागरिक वासी के शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। 10 रुपये, 1 मिनट, हाँ 10 रुपये दे दिए उसने। अथवा में फिर दूसरा है पैराग्राफ, या एक को करना है, चाहे उससे कर दो चाहे इसे, अगर इसका आंसर पता है तो ये कर दो। ठीक उसी प्रकार इसमें भी सबसे पहले संदर्भ आएगा, उसके बाद व्याख्या आएगी। संदर्भ में क्या लिखना है इस वाले पैराग्राफ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है ये पैराग्राफ। और इसकी व्याख्या में लिख, अस्माकम माने हमारे, संस्कृति सदा, यहाँ से देखते हैं, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, संस्कृत सदा गतिशील रही है। आगे मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। नवम मतलब नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और यह नई नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है और यह कल्याण करने वाली है। वह हमेशा हर्ष सहित संग्रह किया जाता है। इसे गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों से स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के लिए प्रति सम्मान भाव, विचारों के में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है। आगे अब 2 पद्यांश से भी आएंगे, जैसे ठीक हिंदी में 2 गद्य और 2 पद्य आए थे, ठीक इसी प्रकार इसमें संस्कृत में 2 गद्यांश 2 पद्यांश। अब ये 2 श्लोक है, इनमें से भी कोई एक करना है। जैसे कि पहला है हमारा, हाँ तो पहला हमारा लिया गया है अन्य युक्ति विलासः से, तो इसमें हम सबसे पहले संदर्भ ही लिखेंगे। संदर्भ में क्या आएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आएगा, हे कोयल अब तक अपने निसर दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। करील मतलब कड़वे पेड़ों पर बिता लो, जब तक भौरे की पत्ती में युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता, तब तक कोयल से कहते हैं तुम इस पर ही अपना समय बिता लो। उसके बाद दूसरा है हमारा श्लोक, दूसरे में भी ठीक वैसे ही करा जाएगा। ये लिया गया है हमारा जीवन सूत्राणी से, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। फिर इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या है कि अन्नों में उत्तम क्या है, अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, और लोभ में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। तो फिर इन सब का आंसर देते हैं उद्दिष्ट। अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। ये इसका आंसर आएगा। आगे फिर ये इसमें एक ही याद करना है क्वेश्चन, इसमें क्रमवीर भर्त कर देना। उसके बाद छठा प्रश्न आएगा, दोनों में से मतलब गद्य और पद्य से दोनों से 3-3 जीवन परिचय आएंगे, तो मैं दोनों में से एक एक करना है, मतलब एक गद्य से एक पद्य से। उसके बाद हाँ कोई अपनी पाठ्य पुस्तक से एक याद किया हुआ कंठस्थ, मतलब अपने पाठ्य पुस्तक से जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, मतलब इस पेपर में ना हो, कोई एक संस्कृत में ही श्लोक लिखना है, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत में 2 प्रश्न करने हैं और फिर निबंध तो सबको आता ही है, फिर एक निबंध करना है
4 दिए गए हैं, 4 में से कोई एक कर देना, ये 9 नंबर में आएगा।